हेलो स्टूडेंट, यूनिक ज्योग्राफी नोट चैनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हमने संभववाद, नियतिवाद या द्विविभाजन या द्वैतवाद की चर्चा विस्तृत रूप से इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया है। आज के इस वीडियो में केवल नवनियतिवाद की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि नवनियतिवाद को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो नवनियतिवाद को नव पर्यावरणवाद भी कहा जाता है, न्यू इन्वायरमेंटलिज्म या संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म भी इसे कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि नवनियतिवाद है क्या। तो नवनियतिवाद संकल्पना को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर को जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, नवनियतिवाद की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के विद्वान है? अमेरिका के विद्वान है। उन्होंने अपनी ही संकल्पना को 1920 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक 20वीं शताब्दी का भूगोल में प्रस्तुत किया। इस संकल्पना को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जाता है। नवनियतिवाद के बड़े समर्थक OH के स्पेट हुए, जिन्होंने भारत पाकिस्तान का भूगोल नामक पुस्तक में नवनियतिवाद को लगभग संभववाद नियर पॉसिबलिंग से संबोधित किया। तो इसमें महत्वपूर्ण टर्म क्या क्या है? पहला ये देखें कि लगभग संभववाद, ये किसने दिया? तो स्पेट महोदय ने दिया। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है कि लगभग संभववाद शब्द को सर्वप्रथम किसने बताया? तो स्पेट महोदय ने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि 20वीं शताब्दी का भूगोल, ये पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यह पुस्तक लिखा है। ठीक है, वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी नवनियतिवाद संकल्पना को जाना जाता है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने टेलर की संकल्पना को वर्तमान का संभववाद और टैथम महोदय ने क्रियात्मक संभववाद से संबोधित किया। अब यहाँ दो नया टर्म आ रहा है। ठीक है, एक है वर्तमान का संभववाद, मतलब नवनियतिवाद को वर्तमान का संभववाद किसने कहा? कार्ल सावर। ये कहाँ के विद्वान थे? अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, फिर इसे क्रियात्मक संभववाद, यहाँ है क्रियात्मक संभववाद, यह शब्द किसने कहा? टैथम महोदय ने यह शब्द कहा है। नियतिवादी संकल्पना में जहां मानव को प्रकृति का दास या गुलाम बताया गया था, वहीं संभववाद में मानव को स्वच्छंद प्राणी माना गया। इसकी विस्तृत चर्चा किसकी? नियतिवाद की और संभववाद की हमने एक अलग से वीडियो में किया है। वो वीडियो जाकर के देखेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा कि नियतिवाद क्या है और संभववाद क्या है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इससे भूगोल में विभाजन की समस्या उत्पन्न हो गई। इन स्थिति में ग्रिफिथ टेलर ने दोनों की आलोचना करते हुए नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया। मतलब ग्रिफिथ टेलर महोदय क्या किए? नियतिवाद और संभववाद का द्वंद्व जो बढ़ता जा रहा था भूगोल में, तो दोनों को सामंजस्य स्थापित करते हुए इन्होंने एक नया शब्द दिया, नवनियतिवाद। नवनियतिवाद की संकल्पना में यह बताया गया कि प्रकृति एवं मानव दोनों श्रेष्ठ है। इसमें प्रकृति और मानव दोनों को श्रेष्ठ बताया गया। नियतिवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया था, जबकि संभववाद में मानव को, और नवनियतिवाद संकल्पना में दोनों को श्रेष्ठ बताया गया और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मानव के बिना प्रकृति अपने आप में अर्थहीन है, जबकि प्रकृति के बिना मानव अस्तित्व संभव नहीं है। टेलर के नवनियतिवाद को आज काफी व्यवहारिक माना जाता है, क्योंकि इसमें एक ओर मानव के सृजन शक्ति को स्वीकार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर मानव के ऊपर प्राकृतिक प्रभाव को स्वीकार किया गया। क्लियर है? मतलब एक ओर मानव के सृजन शक्ति को स्वीकार किया गया, तो वहीं दूसरी ओर मानव के ऊपर प्राकृतिक प्रभाव को
स्वीकार किया गया। मतलब नियतिवाद और संभववाद दोनों का मिश्रित गुण यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक, उनका मानना था कि मानव प्रकृति के गोद में ही बैठकर तथा उसके साथ अनुकूलन स्थापित कर अपना संवर्धन एवं संरक्षण करता है। किसका मानना था? नवनीतिवादियों का। क्लियर है? अब इसके संदर्भ में इन्होंने उदाहरण या तर्क भी प्रस्तुत किए। देखें कौन कौन से उदाहरण इसके संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। पहला, टेलर ने नवनीतिवाद की संकल्पना को कई उदाहरण से पुष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मानव कठोर श्रम एवं विशाल पूंजी खर्च करके अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पौधा उगा ले तो यह व्यवहारिक होगा क्या? उन्होंने उदाहरण दिया कि अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पौधा जैसे चाय या चावल की खेती अगर विशाल पूंजी लगा करके और यहाँ उगा भी लेता है तो क्या व्यवहारिक होगा? जितने खर्च में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल चाय की खेती हो जाती है, क्या उतना खर्च में अंटार्कटिका में उगाना संभव है? नहीं है। ठीक है, तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। कोई भी समान व्यक्ति इसके उत्तर में क्या जवाब देगा? नकारात्मक जवाब देगा। अतः मानव के लिए विकास का कार्य वहीं पर उपयुक्त होगा जहां पर प्रकृति उसे सहयोग करती है। फिर आगे उन्होंने कहा, टेलर महोदय नियतिवादी संकल्पना की पुष्टि हेतु ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटा। कौन कौन? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को निर्जन ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक ऑस्ट्रेलिया से संबोधित किया। निर्जन ऑस्ट्रेलिया वह है जहां मनुष्य प्रकृति के सामने विवश है, क्योंकि प्रकृति मानव अधिवास के लिए यहाँ समर्थन नहीं करती। वहीं आर्थिक ऑस्ट्रेलिया में मानव बड़े पैमाने पर अधिवासित होते हैं, क्योंकि प्रकृति उन्हें समर्थन प्रदान करती है। अब इसे समझे कि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने दो भागों में बांटा है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटा। पहला पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और फिर दूसरा पश्चिमी भाग को उन्होंने क्या कहा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पूर्वी भाग को उन्होंने इसे क्या कहा? आर्थिक ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये मानव अधिवास दृष्टि से काफी संपन्न है, आर्थिक ऑस्ट्रेलिया कहा इन्होंने। मतलब मानव निवास के लिए सभी प्रकार के अनुकूल मौसम यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या काफी अधिक सघन है। ठीक है, इसको इन्होंने पश्चिमी भाग को निर्जन ऑस्ट्रेलिया कहा। निर्जन ऑस्ट्रेलिया मतलब मानव अधिवास के लिए पश्चिमी भाग जो है अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसका उदाहरण इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर आगे देखिए, टेलर महोदय के इस बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क एवं उदाहरण की भूरी भूरी प्रशंसा पूरी दुनिया में की गई, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा था कि मानव को सर्वप्रथम प्रकृति का अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद योजनाओं का निर्माण करना चाहिए तथा अंत में प्रकृति को प्रतिष्ठा देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर उनकी संकल्पना को रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। क्लियर है? ये अक्सर पूछा जाता है कि रुको और जाओ नियतिवाद की संकल्पना किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। ठीक है, आज पूरे विश्व में नवनियतिवाद की अवधारणा पर ही टिकाऊ विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, या संपोषणीय विकास की अवधारणा विकसित हुई है। क्लियर है? अब अंत में निष्कर्ष देखते हैं। इस तरह उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि टेलर के कार्यों के कारण भूगोल नवनियतिवाद एवं संभववाद नामक दो विचारधाराओं में बंटने से बच गया और नवनियतिवाद की नई संकल्पना ने पूरे विश्व के भूगोलवेत्ताओं को समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद किया। इस प्रकार अंततः देखते हैं कि जो नियतिवाद और संभववाद के बीच
दूरी बढ़ते जा रही थी, द्वंद्व बढ़ते जा रहा था, तो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किसने किया? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। ठीक है, इनकी इस कार्य के लिए पूरे विश्व में आज भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। इस नोट्स को आप एक दूसरे प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं, इसे भी देखें। नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, मानव और पर्यावरण के बीच में सदियों से संतुलित संबंध रहा है। इन संबंधों की व्याख्या करने हेतु चिंतन भूगोल में नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद की संकल्पना विकसित की गई है। प्रकृति और मानव के बीच संबंधों की व्याख्या करते हुए नियतिवादियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मानव की तुलना में प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव प्रकृति का दास या गुलाम है। वहीं संभववादियों ने मानव को श्रेष्ठ बताते हुए यह मत प्रतिपादित किया कि मानव के सामने प्रकृति बौना है। मतलब नियतिवादी विचारधारा वाले लोग जो है प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि संभववादी विचारधारा वाले मानव को श्रेष्ठ मानते हैं। क्लियर है? आज वैज्ञानिक युग में चारों ओर मानवीय विजय का पताका लहराया जा रहा है। भूगोल के विषय वस्तु में इस प्रकार की अतिवादी विचारधारा से भूगोल में विभाजन की खतरा उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थितियों में भूगोल विभाजित ना हो जाए, इसलिए ग्रिफिथ टेलर जैसे भूगोलवेत्ता ने नवनियतिवाद जैसे संकल्पना को जन्म दिया। मतलब नियतिवाद और संभववाद के बीच के दरार को कम करने के लिए, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवनियतिवाद की संकल्पना भूगोल में ग्रिफिथ टेलर ने लाया। टेलर के द्वारा प्रस्तुत नवनियतिवाद के विचारधारा को नवनिश्चयवाद, इसे नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। टेलर ने अपना विचारधारा 1920 ईस्वी में 20वीं शताब्दी के भूगोल में प्रस्तुत किया। टेलर के द्वारा प्रतिपादित यह विचारधारा समझौतावाद पर आधारित है, क्योंकि यह नियतिवाद और संभववाद के बीच समझौता की बात करता है, इसीलिए यह विचारधारा समझौतावाद पर आधारित है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति तथा मानव के बीच संबंधों का व्याख्या करने वाला यह सर्वोत्तम सिद्धांत है। वर्तमान समय में प्रकृति और मानव के बीच अर्थात नियतिवाद और संभववाद के बीच समझौता करने वाला, दोनों के बीच व्याख्या करने वाला यह सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत है। नवनियतिवाद में नियतिवादियों और संभववादियों दोनों के स्वतंत्र उड़ान को रोकने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत में मानव की सृजन शक्ति को एक ओर स्वीकार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मानव के ऊपर प्राकृतिक प्रभाव को भी स्वीकार किया गया है। टेलर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। टेलर ने अपनी पुस्तक में अनेक तर्कों के द्वारा अपने विचारों को पुष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे उनकी मान्यता यह रही है कि मानव प्राकृतिक परिवेश में रहते हुए अपने आप को अनुकूलित करता है तथा दूसरी ओर अनुकूलन में प्रकृति मानव का सहयोग देता है। मतलब टेलर ने प्रकृति और मानव दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना है, बल्कि पूरक माना है। प्रकृति मानव को सहयोग करते हैं और मानव प्रकृति का सहयोग करता है। ठीक है। दूसरी ओर संभववादियों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि मानव कठोर श्रम, विशाल पूंजी खर्च करके ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय पौधा उत्पन्न कर ले तो क्या यह समान जनता के लिए व्यवहारिक होगा। अतः मानव के विकास की सीमाएं होती है, प्राकृतिक परिवेश उन्हें अवश्य रूप से प्रभावित करती है और मानव प्रकृति का सहयोग देती है। इसका विस्तृत चर्चा इसके पहले वाले नोट्स में हमने किया है। टेलर ने ऑस्ट्रेलिया की व्याख्या करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया मूल रूप से दो भागों में विभक्त है, निर्जन ऑस्ट्रेलिया और विकसित ऑस्ट्रेलिया। इसका भी जस्ट इसके पहले वाले नोट्स में हमने चर्चा किया है, इसके पहले देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग निर्जन क्षेत्र है, क्योंकि प्रकृति मानव को अधिवास के लिए सहयोग नहीं करती। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग विकसित है, क्योंकि प्रकृति
वहां पर मानव को अधिवास के लिए सहयोग करती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है। टेलर के नवनियति विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। इसके पहले भी बताए हैं कि इसके विचारधारा को क्या कहा जाता है, रुको और जाओ विचारधारा, क्योंकि इसके तहत उन्होंने कहा है कि विवेक युक्त व्यक्ति सबसे पहले रुककर प्रकृति का अवलोकन करता है, उसके बाद प्रकृति को प्रतिष्ठा देते हुए योजनाओं का निर्माण कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। यह किस विचारधारा में कहना था, रुको और जाओ नियतिवाद विचारधारा में। टेलर के इस विचारधारा को भूरी भूरी प्रशंसा की गई। स्पेट महोदय ने अपनी पुस्तक भारत और पाकिस्तान का भूगोल में इनके विचारधारा को लगभग संभववाद से संबोधित किया। लगभग संभववाद की विचारधारा किसने दिया, तो स्पेट महोदय ने। ठीक है। इसी तरह अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने वर्तमान का नियतिवाद से संबोधित किया। इसे वर्तमान का नियतिवाद किसने कहा, कार्ल सावर ने। टैथम जैसे अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने नवनियतिवाद का समर्थन करते हुए क्रियात्मक संभववाद से संबोधित किया है। इस विचारधारा के उत्पन्न होने के बाद यूएसए के क्लार्क विश्वविद्यालय में इस विचार को सर्वाधिक मान्यता प्रदान किया गया, क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा थी जो मानव और प्रकृति को एक दूसरे का पूरक मानता है। अतः आधुनिक संदर्भ में नवनियतिवाद को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, अगर पूछा जाए कि तीनों में से अभी सर्वाधिक मान्यता किसको है, तो किसको है, नवनियतिवाद को। अंत में निष्कर्ष देखते हैं कि इस नोट्स का निष्कर्ष किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार नवनियतिवाद एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल सिद्धांत है जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध को दर्शाता है। यह आधुनिक भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा से जुड़ा है। थैंक यू। इस प्रकार का वीडियो लगातार देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप लोग इसका संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त है। वेबसाइट का नाम है www.geographynotespdf.com। इस पर जाएंगे और ज्योग्राफिकल थॉट में, भौगोलिक चिंतन में जाएंगे तो यह नोट्स बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।